सुप्रभात साथियों। जैसा कि सहायक अध्यापक भर्ती के परिणाम घोषित करने को लेकर लगातार न्यायिक प्रक्रिया के तहत संघर्ष चल रहा है और दूसरी तरफ वास्तविक धरातल पर जो संघर्ष हमारे साथी कर रहे हैं उनके जोश और जज्बे को हम सलाम करते हैं। साथियों, ये सहायक अध्यापक भर्ती परिणाम घोषित करने से संबंधित जो भी सवाल आपके मन में है वो आप लोगों ने पूछे हैं। ये तीसरा एपिसोड है। सवालों की संख्या अधिक होने के कारण मैं बीच-बीच में छोटे-छोटे एपिसोड बनाते जा रहा हूँ। साथियों, ये तीसरा एपिसोड है जिसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रश्न लेता हूँ। ये है महेंद्र नेगी जो देहरादून से पूछते हैं। महेंद्र नेगी जी का सवाल है कि सर, जब मामला सिंगल ब्रांच में था तो अचानक डबल ब्रांच में सुनवाई कैसे होने लगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है इन्होंने कि दरअसल मामला हमारा सिंगल ब्रांच में था। आपने देखा कि जो मामला जो गेस्ट टीचरों ने जो रिट लगाई थी उसकी सुनवाई सिंगल ब्रांच में चल रही थी। वहाँ पर उनके वकील, अधीनस्थ चयन आयोग के वकील और सरकार के वकील और 3 हम लोगों ने वहाँ पे अपने निजी वकील उतारे थे। 2 वकील मतलब पहले थे, तीसरे हमने बहुगुणा जी को वहाँ पर रखा था। तो उसके बाद तो आपने देखा कि जो नीचे की ब्रांच है, जो आपका सिंगल ब्रांच है, उस पर लगातार डेट पे डेट मिल रही थी। तारीख पे तारीख मिलने के कारण दरअसल क्या है कि अधीनस्थ चयन आयोग भी जो है, माननीय मारतोलिया जी, कहीं न कहीं उन पे भी दबाव था, छात्रों का दबाव या राजनीतिक दबाव या रिजल्ट खोलने से संबंधित जो भी दबाव रहा होगा, वो भी रिजल्ट खोलने के लिए इच्छुक थे और इसीलिए डबल ब्रांच साथियों हम नहीं गए। डबल ब्रांच जो है कि वो अधीनस्थ चयन आयोग ने स्पेशल अपील की है और स्पेशल अपील के तहत उन्होंने रिजल्ट खोलने के लिए, आपने परसों भी देखा उनके वकील ने वहाँ पर जो बातें रखी कि किस प्रकार से उन पर राजनीतिक दबाव है और रिजल्ट खोलना जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि 2 ढाई साल में आपको रिजल्ट दे कोई भी परीक्षा है वो संपन्न करानी है। तो ये जो डबल ब्रांच साथियों, ये हम लोग नहीं गए हैं। डबल ब्रांच जो है कि ये अधीनस्थ चयन आयोग ने स्पेशल अपील की थी डबल ब्रांच के लिए, जिसके तहत दोस्तों पहली सुनवाई परसों आपने देखी और दूसरी सुनवाई जो है वो 17 तारीख को इस पे होनी है। तो इसलिए जो अधीनस्थ चयन आयोग है वो इसे डबल ब्रांच ले गया। अगला है कि अगला पूछते हैं विकासनगर से श्वेता चौहान। श्वेता चौहान विकासनगर से पूछते हैं कि क्या सर 17 को स्टे हट जाएगा? देखिएगा, ये तो मैं पहले भी इस क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 17-16 को भी सुनवाई है सिंगल ब्रांच में और 17 को जो है कि वो डबल ब्रांच में सुनवाई है। 16 के जैसे आपने देखा सिंगल ब्रांच में पहले अधीनस्थ चयन आयोग के जो आपका सिंगल ब्रांच में जो माननीय जज महोदय है, उन्होंने पहले गेस्टों के वकीलों की बात को सुना है। उसके बाद उन्होंने सरकार और अधीनस्थ चयन आयोग के वकील की बात को सुना है। उसके बाद अब वो हमारे जो निजी वकील हैं उनकी बात को सुनेंगे। शायद 16 को सिंगल ब्रांच में भी निर्णय आने की पूरी संभावना तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 50-50 चांसेस हैं। बाकी 17 को हो सकता है कि क्या पता, अगर ठीक-ठाक रहा मामला तो 17 को भी स्टे हट सकता है या एक जो है कि 1 तारीख को मिल सकती है। ये तो पता 17 या 16 को ही स्पष्ट रूप से हम लोगों को चलेगा। अभी इस पर हम खुल के भी और कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आपको पता है न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें वकील, दलील और ये सब चीज़ें देखते हैं, साक्ष्य, तथ्यों को परखते हैं, उसके बाद किसी नतीजे पर पूछा जा सकता है। तो ये उन्होंने क्वेश्चन किया था श्वेता चौहान ने, जो आपका विकासनगर से हैं। अगला है संदीप राणा जी। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि ये थोड़ा निजी सवाल है, फिर भी इन्होंने किया है, ले लेता हूँ मैं इसे। इन्होंने कहा कि सर आप अच्छा बोलते हैं, आपको पहले भी आंदोलनों में देखा है। निश्चित रूप से देखा होगा आंदोलनों में। दरअसल पहले मैं देहरादूनी में था, तो देहरादून में लगातार शिक्षक से संबंधित जितने भी आंदोलन रहे हैं उनमें मैं सक्रिय रहा हूँ। इसके अलावा जो ग्रुप सी के आंदोलन भी रहे हैं उनमें भी रहा हूँ, लेकिन उनमें उतना नहीं रहा हूँ। शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी आंदोलन रहे हैं उनमें भी हमने सक्रिय भूमिका रही है। सन 2014 में जब आपने देखा कि अतिथि शिक्षक लग रहे थे, उस समय भी हम लोगों ने अतिथि शिक्षक जो नीतियाँ हैं सरकार की, उन नीतियों का विरोध किया था। दरअसल 2 चीज़ें होती हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर बच्चे कोई पर्सनली ले लेते हैं कि जैसे अतिथि शिक्षकों से हम लोगों का व्यक्तिगत लड़ाई है। अतिथि शिक्षकों हमसे हमकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं, खुद हमारे परिवार के
चाचा ताऊ की लड़कियाँ या मेरे बहुत सारे दोस्त जो अतिथि शिक्षक में हैं। लड़ाई इस बात की है कि सरकार की नीतियों की बात है। उस समय भी 14 में हम लड़े थे, हमने कहा था कि भई जब इतने पद खाली हैं तो अस्थायी रोज़गार दीजिए, परमानेंट रोज़गार दीजिए। लेकिन आप देखिएगा अतिथि शिक्षकों को 7-8 साल हो गए हैं, उसके बाद भी उन लोगों का वेतन नहीं बढ़ रहा है। फिर देख सकते हैं आप 1-2 दिन पहले की खबर है कि उनके वेतन को जो है वो जो प्रस्ताव भेजा गया था उसको वापस कर लिया गया है और वो लोग सेवाएँ दे रहे हैं, अति दुर्गम में दे रहे हैं, इस बात पे कोई मना नहीं है। लेकिन आप देखिएगा कि सरकार की जो नीतियाँ हैं ना, उन हमने कहा लगाइएगा आप अतिथि शिक्षकों को लगाइएगा, लेकिन प्रदेश भर से एक पेपर कराइएगा। आप जैसे 100 नंबर का एलटी लेक्चरर में एक पेपर कराते हैं, पेपर कराएगा, पेपर के जिसकी आपका जो पेपर क्वालीफाई करेगा, टीटी उसके पास है, बीएड उसके पास है, पेपर वो भी क्रैक कर देता है और उसके बाद ऐसा है कि उसे 5 साल तक आपका निजी मतलब रखेगा, प्रॉपर्टी रखेगा, संविदा पर रखेगा, जिससे रखेगा। लेकिन 5 साल आप बाद उसे आप परमानेंट किसी भी हाल में कीजिए। जैसे हिमाचल में यह पॉलिसी है, हिमाचल में 5 साल तक आप संविदा कर्मचारी रहेंगे, उसके बाद सरकार आपको परमानेंट घोषित कर देगी। तो हमने उस समय भी लड़ाई लड़ी थी, हमने कहा था भाई ये जो पॉलिसी है, सरकार की जो नीतियाँ हैं इन नीतियों का विरोध किया जाना चाहिए और अस्थायी जो नियुक्ति है वो परमानेंट नियुक्ति होनी चाहिए। तो उस समय भी लोगों ने कहा यार लोगों को रोज़गार में आपको पता है कि उत्तराखंड के अधिकांश युवा जो पहाड़ी अंचलों से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। रोज़गार बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है और सरकारी नौकरी का तो आपको पता है कि झांसा ही ऐसा होता है कि सरकारी नौकरी को देखकर जो हम लोगों की धारणा है कि हम लोग अपने बड़े-बड़े कामों को छोड़कर उस समय भी अतिथि शिक्षकों में बहुत सारे लोग जो बाहर थे, जिन्होंने अपने जमा-जमाया कारोबार छोड़कर अतिथि शिक्षक में आए और अतिथि शिक्षक में नौकरियाँ की, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि उनके साथ आज तक भी मुझे नहीं लगता कि कोई जस्टिस हुआ है। लेकिन फिर भी अब वो लोग देखिएगा किस तरह से माँग कर रहे हैं, सीधी भर्तियों पर बोनस की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल तर्कसंगत है और बिल्कुल सीधी भर्तियों में तो आप देखिएगा हम लोग इतने जो हमारे संगठन हैं या जो पढ़े-लिखे लोग हैं, ग्रुप सी के लोग हैं, प्रवक्ता के तमाम साथी हैं सीधी भर्तियों में इस प्रकार का वेटेज तो आपको पता है कि कभी मिलना संभव भी नहीं है, ना मिला है, ना मिलना संभव है, ये माँग बिल्कुल जायज़ नहीं है उन लोगों की। लेकिन उन लोगों के लिए सरकार कर सकती है कि जैसा शिक्षक मित्र, शिक्षक बंधु इन लोगों को पता क्या है, वो उस रास्ते पर जा सकते हैं और वहाँ से उन्हें सफलता भी मिल सकती है। लेकिन इस प्रकार से सीधी भर्तियों में वेटेज का मुझे नहीं लगता, 1% भी चांस नहीं लगता है कि ये कभी ऐसा होगा। अगला है हाँ, ये क्वेश्चन मैं पूरा कर देता हूँ कि उन्होंने कहा था कि सर आप हाँ, 16 इसके बाद हमने एक बार हमने लगातार आंदोलन रहे शिक्षक भर्तियों में 16 में दोस्तों एक बार 16 की बात है, 16 में हमने आंदोलन किया था जिस समय माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, तो उनके कार्यकाल में 2 बार, एक 14 में एलटी आया था, एक 16 में एलटी आया था। तो 16 का जो एलटी निकालने के लिए साथियों हम लोग धरने पे बैठे थे, मुझे वो दिन याद हैं। जब पूस की रात थी दोस्तों और एनडी तिवारी जो 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके सुपुत्र श्री शेखर तिवारी जी भी हमारे साथ थे और कुछ साथी थे। रात को पूस की रात थी लगभग रात 1-2 बजे की बात है, हम विधानसभा के बाहर सचिवालय के बाहर बैठे थे और उस समय हमारे सर में पाला गिर रहा था। बहुत 3-4 दिन तक लगातार इस ठंड में हम रहे और 16 को एलटी हमने निकाला। मेरे कई सारे दोस्त जो आज उस एलटी को निकालने के परिणाम स्वरूप सहायक अध्यापक बन चुके हैं। तो लगातार उन लोगों से भी संपर्क होता है, वो लोग याद करते हैं। तो उस समय भी हमने बहुत लंबा-चौड़ा आंदोलन किया था दोस्तों। उसके बाद 19 में जो प्रवक्ता निकला था, उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और फिर उसके बाद प्रवक्ता में जो इंटरव्यू में जो धाँधलियाँ हुई, उन धाँधलियों प्रवक्ता से इंटरव्यू हटाने के लिए भी हम लोगों ने बहुत बड़ी मुहिम चली थी। तो इस प्रकार से बहुत छात्र संघ बहुत बार पुलिस की मार खाई है, बहुत बार गिरफ्तारियाँ दी हैं। पुलिस ने हमें लगभग सहस्त्रधारा रोड या सिद्धोवाला छोड़ा है रात को 8-9 बजे या पुलिस लाइन, तो वहाँ से पैदल हम लोग आए हैं। तो बहुत सारे संघर्ष किए हैं शिक्षक आंदोलनों के साथियों। इसके बाद पिछली बार आपने देखा कि जब सहायक अध्यापक जो एलटी का वो हुआ था, रिजल्ट निकला था, उसके बाद 25% पदवृद्धि के लिए बहुत बड़ा मुहिम चलती, 1 महीने तक लगभग हमने लगातार संघर्ष किया था और शायद उसमें 25% पदवृद्धि भी हुई। लगातार उसके लिए सचिवालय, विधानसभा, महारैली ये सब चीज़ें की थी। तो निश्चित रूप से छात्र राजनीति ने जो बेरोज़गारों के लिए हमने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष से बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है आंदोलन से। ऐसा नहीं है, आप अगर शांतिपूर्ण तरीके से आप अगर स्वच्छ भाव से
तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। आप बड़े-बड़े अधिकारियों से कैसे मिल सकते हैं, उनसे कैसे बात करते हैं, प्रशासनीय पत्र कैसे लिखे जाते हैं, मीडिया में कैसी बात रखी जाती है। आंदोलन का अर्थ केवल यही नहीं होता कि हल्ला किया, फ़ोटो खिंचाई और घर आए। वहाँ भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिलता है आंदोलनों से। बहुत अलग-अलग क्षेत्रों के लोग आते हैं, उनकी संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। अधिकारियों से, प्रेस नोट, मीडिया वालों से, तमाम बुद्धिजीवियों से, बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े राजनीतिक पार्टियों के बुद्धिजीवी लोग आते हैं। सचिवालय, विधानसभा के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, उनसे सीखने का मौका मिलता है। प्रशासन एक सिस्टम के तहत काम करता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दोस्तों बहुत संघर्ष किया है और इस भर्ती में भी देखा होगा कि मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि भौतिक दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जितना भी सोशल मीडिया और जितनी बार भी मुझे जाना हुआ है, मैं गया हूँ। बाकी जो देहरादून के साथी हैं, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसमें तो कई साथी ऐसे हैं जिनको तो ह आप लोग हम लोग सब देखते हैं, लेकिन कई साथी ऐसे हैं जो बिल्कुल पूरी फ़िल्म से गायब हैं। लेकिन वो लोग इतनी ज़बरदस्त इस आंदोलन की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या भूमिका लिख रहे हैं या कर रहे हैं, उन लोगों का नाम मैं लूँगा, लेकिन जिसके बाद हमारा आंदोलन सफल हो जाएगा, ज़रूर उन लोगों पे एक आधारित वीडियो बनाऊँगा और वो लोगों का जो अथक प्रयास वो लोग कर रहे हैं, वो वाक़ई सराहनीय है। हमारे पास शब्द नहीं है उन लोगों की इस प्रयास के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा है कि सर पवार इस नगर से पूछते हैं कि अगला एलटी कब आएगा? देखिएगा, अगर ये एलटी परीक्षा जो है समय पे संपन्न हो जाती है, मानिएगा ये एलटी इसका रिजल्ट अगर इस दिसंबर में निकल जाता है, तो अगला जो एलटी है वो मानिएगा 27 में विधानसभा चुनाव हैं, तो 26 से पहले एक एलटी संभावना आने की संभावना है। ये आपका बहुत लग रहा है मुझे कि 27 से पहले एलटी आ जाएगा और शायद परीक्षा भी हो जाएगी। लेकिन इस भर्ती क जो अभी गतिमान एलटी है, वो अगर थोड़ा इस पे समय पे ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाए, रिज़ल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन और उसके बाद नियुक्ति, तो ये जो है 26 में सहायक अध्यापक भर्ती दोबारा आ जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछता है मीना पौड़ी से पूछती है, सर आप कोचिंग संस्थान में पढ़ाते थे इससे पहले? हाँ, बिल्कुल मैंने देहरादून में 3-4 साल कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया है जिसमें एजुकेशन अकेडमी हो गया, जो आपका सारांश हो गया और करणपुर में भी 2-3 संस्थानों में लंबे समय तक पढ़ा है, जिसे कैंपस देहरादून में 2-3 साल पढ़ाया है, तो कोचिंग संस्थानों में मैंने पढ़ाया है। पिछली बार एलटी का बैच हमने पढ़ाया था, जिसमें ज़्यादा बच्चे तो नहीं थे, 5-6 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़कियाँ को सफलता मिली। एक का नाम सुमन है, जो अभी यहाँ ताड़ीखेत अल्मोड़ा में पोस्टेड है और दूसरी लड़की का नाम किरण है, जो त्रिजुगी नारायण में सहायक अध्यापक है हिंदी में। तो मैंने पिछली बार पढ़ाया था, सहायक अध्यापक का बैच पढ़ाया था। इसके अलावा उत्तराखंड मैंने पढ़ाया है, जो उस दौर में ये 14-15 का दौर था, जिस दौर में हमने यूट्यूब पे पहले शुरुआत की थी और जेसी कैंपस देहरादून के नाम से हमने उत्तराखंड वहाँ पे वीडियो अपलोडेड हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो ये उस समय हमने पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है देवेंद्र गुसाई रुद्रप्रयाग से कि अगला देवेंद्र गुसाई जी का एक क्वेश्चन है रुद्रप्रयाग से। वो कह रहे हैं कि सर सहायक अध्यापक के लिए जो फंड जमा किया था, उसका हिसाब सार्वजनिक नहीं किया गया। देवेंद्र गुसाई जी रुद्रप्रयाग से पूछते हैं कि सहायक अध्यापक के लिए जो वकील के लिए इनका क्वेश्चन ये हुआ कि जो वकील के लिए जो हम लोगों ने फंड जमा किया था, उसका जो पैसा है सार्वजनिक नहीं किया गया था। देवेंद्र गुसाई जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो हमारी वित्तीय कमेटी है, उसने कोर कमेटी में जो है कि उस जो जो जिसने जितना रुपया दिया है उसका पैसा उसकी कोर कमेटी जो रजिस्टर में मेंटेन किया है, उसकी जो वो है फ़ोटो है, वो लगातार वो समय-समय पर ग्रुप में डालते रहे हैं। और जो वित्तीय जो हमारी कमेटी है उसमें मंथन भाई हैं आपका और चंदन नेगी जी हैं, प्रियंका मैम हैं और 1-2 लोग और हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ। उन लोगों ने बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से काम किया है। एक-एक पैसा का हिसाब उन लोगों ने रखा है। और देखिएगा, अभी हम इसलिए भी नहीं बता सकते हैं कि साथियों कुछ गोपनीयता है, लेकिन आप विश्वास रखिएगा, आपके एक-एक पैसे का हिसाब सब ईमानदारी से उन लोगों ने लिखा है और जब यथासमय होगा, तो उसको वो लोग जो वित्तीय कमेटी हैं,
वो लोग उसका सार्वजनिक करेंगे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि किसी के 1-2 हज़ार लेके कोई कहीं भाग जाएगा, क्योंकि आपको पता है इतनी बड़ी मुहिम में चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई 1-2 हज़ार रुपए लेके कोई अमीर या गरीब नहीं हो सकता। आपका एक-एक दिया हुआ एक-एक पैसा सारा रजिस्टर में मेंटेन है। उसको सार्वजनिक भी कोर ग्रुप में लगातार किया जा रहा है और किया गया है, आगे भी सार्वजनिक किया जाएगा जब थोड़ा-सा ये मामला निपट जाए, तो इस बात का पूरा विश्वास रखिएगा। अगला कल्पना रावत पूछती है कोटद्वार से, सर रिजल्ट को लेकर डर लग रहा है। स्वाभाविक है, रिजल्ट को लेकर डर हर किसी के मन में रहता है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लगातार दिन-रात एक पेपर में आपको पता है कि एक विद्यार्थी अपना सब कुछ झोंक देता है एक पेपर के लिए। लंबी तैयारी होती है, लंबी प्लानिंग होती है। फिर कई लोग जो हैं कि आपको पता है जो केवल एलटी की तैयारी करते हैं, तो एक एलटी आने में लगभग 3-4 साल लग जाते हैं। तो मौजूदा वक़्त में सामाजिक दबाव है, पारिवारिक दबाव है, कई लोगों पे आर्थिक ज़िम्मेदारियाँ भी हैं और फिर उसके बाद पेपर के बाद इस तरह के विवाद, तो स्वाभाविक है कि जब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आता है तो उसमें आदमी को थोड़ा डर तो बना रहता है, लेकिन हिम्मत रखेगा और जो होगा सब अच्छा होगा, विश्वास रखिएगा ऊपर वाले पे। माँ सरस्वती कभी भी जिसने माँ सरस्वती की साधना ढंग पे की है, वो बेचारा कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा है, ये मैंने देखा है। हमारे कई सारे साथी थे जो जिन्होंने बहुत मेहनत की, जिनसे हम सीखे भी। उन्होंने बहुत विषम परिस्थितियों में मेहनत की, लेकिन वो जो साथी जितने देर में लगा, वो उतने अच्छे पदों पे लगा है। जैसे मैंने कई साथी थे हमारे, जो पिछली बार एक साथी एसीएफ बना, जो उसमें एक साथी हमारे जिला सांख्यिकी अधिकारी हैं। इसके अलावा बहुत सारे मित्र हैं जो प्रवक्ता बने, कई सारे दोस्त जो असिस्टेंट एलटी लेक्चरर बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो इसलिए आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए कि सरस्वती माता की जिसने सेवा अच्छी तरह से साधना पढ़ाई की है, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहा है, तो एक ना एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलती है। इस बात में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको कर्तव्य करते रहना है। तो फल की बिल्कुल चिंता ना करें, ज़रूर आपको फल मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ और ईश्वर ज़रूर उसको सफल करता है जो ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ पर लगातार प्रगति पथ पर रहता है। अगला मुकेश पूछते हैं कि ये हैं गरुड़ से, इनका क्वेश्चन है कि रिजल्ट घोषित होने में लंबा समय लग गया है। जो है कि मुकेश गरुड़ जो पड़ता है वो बागेश्वर में पड़ता है। यहाँ से ये पूछते हैं कि रिजल्ट घोषित होने में लंबा समय लग गया है। मैं बता दूँ वैसा दरअसल रिजल्ट घोषित होने में लंबा समय तो नहीं लगा है, क्योंकि पिछली बार का एलटी मुझे पता है कि 8 अगस्त को पेपर हुआ था और इसका परिणाम जो निकला था वो 31st को निकला था। तो इस बार वैसे 18 अगस्त को पेपर हुआ है और परिणाम जो है मेरे को लग रहा है कि निकल जाएगा। दरअसल बीच में ये जो रिट हाई कोर्ट में पड़ी है उसके कारण थोड़ा डिले हो गया है, वरना आज तक रिजल्ट क्या हो जाता है कि निकल जाता और रिजल्ट निकलने के बाद शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाती है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। लेकिन विश्वास रखिएगा कि बहुत जल्दी जो आप लोगों का रिजल्ट है, वो आप लोगों के सम्मुख होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा था मुकेश ने जो गरुड़ से। अगला जो है रिया पूछती है, रिया श्रीनगर से है, श्रीनगर गढ़वाल। वो पूछती है कि क्या प्रवक्ता में वेटेज मिलने को लेकर हाई कोर्ट में रिट लगी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि जैसे सहायक अध्यापक को लेकर किसी ने हाई कोर्ट में रिट, अतिथि शिक्षकों ने हाई कोर्ट में रिट डाली थी, उसी प्रकार से प्रवक्ता की जो भर्ती आई है, उस भर्ती में भी किसी ने उच्च न्यायालय में जो आपका प्रवक्ता भर्ती में भी उच्च न्यायालय में किसी ने रिट डाली है। तो इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ना ही हमें देखने के लिए मिली है कि अभी हाई कोर्ट में इस पर कोई रिट गई है, नहीं गई है अभी। लेकिन क्या पता, हो सकता है ऐसी अफ़वाहें थी कि हाई कोर्ट में प्रवक्ता को लेकर भी रिट जाने वाली है, लेकिन अभी तक प्रवक्ता को लेकर कोई इस प्रकार की रिट नहीं गई है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ठीक है? अगला पूजा जो है वो ऋषिकेश से पूछती है कि सर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं आंदोलन के लिए। पूजा का क्वेश्चन है, एक बार रिपीट करना चाहूँगा। इनका क्वेश्चन है कि ऋषिकेश से ये कह रहे हैं कि सर आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आंदोलन के लिए। देखिएगा कि हम लोग क्या, हमारी पूरी टीम है जिसमें जैसे हम लोग तो थोड़ा वीडियो इन माध्यमों से आपके सम्मुख आते ही रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे साथी हैं, लगभग हम 25-30 लोग हैं जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं। उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। हमारे जगदीश भाई हैं जो कला वाले हैं, और इसके बाद गुरुदेव राणा जी हैं,
ज्योति मैम हैं, प्रियंका मैम हैं, हिमांशु सर हैं, मंथन सर हैं, ठीक है, नेगी जी हैं हमारे अनमोल से हिंदी वाले, और अतुल जी हैं। कई साथी हैं जिनके मैं नाम थोड़ा जानता भी कम हूँ, लेकिन वो लोग जो है फील्ड में काम कर रहे हैं, लगातार उनके कामों को हम देखते हैं। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस भर्ती को, किस प्रकार से रैली का आयोजन उन लोगों ने किया है। वो लगातार देहरादून में विभिन्न कार्यालयों में मिलना, और जो नैनीताल में कुछ साथी हैं जो लगातार न्यायिक प्रक्रिया को देख रहे हैं। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत कह सकता हूँ अपने निजी कामों को छोड़कर। आजकल आप देखते हैं इस भाग-दौड़ ज़िंदगी में किसी के लिए एक समय निकालना, 1 मिनट निकालना भी कितना टफ़ है। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस आंदोलन को सफल बनाने में। कई सारे दोस्त हैं जिनका मैं नाम मिस कर रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने बहुत मेहनत की है इस आंदोलन को सशक्त बनाने में। अगला है, एक क्वेश्चन थोड़ा निजी क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया है, और ये थोड़ा क्वेश्चन कोई लायक नहीं है, फिर भी पढ़ लेता हूँ। ये कहते हैं कि सर आपकी शादी हो गई है, इनका नाम नहीं पढ़ूँगा मैं, ठीक है। शादी तो नहीं हुई है, बेरोज़गारी में आपको पता ही है कि कंडीशन थोड़ा वैसी रहती है, ठीक है। तो इसलिए शादी अभी नहीं हुई है, जब शादी होगी तो आप सब लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, इस बात का आप विश्वास रखिएगा। अगला है, ये है ड्राइंग वाला, सुमित नेगी पूछते हैं कि सर ड्राइंग की भर्ती पिछली बार कैंसिल हो गई थी, हम मानसिक तनाव की स्थिति में हैं। क्या इस बार हमारा परिणाम निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। पिछली बार आपकी ड्राइंग की भर्ती लंबे समय तक कोर्ट में चली। मुझे भी पता चला कि ये लगभग 4 साल तक का मामला, और नॉन बीएड और बीएड वालों का 2 ग्रुप थे आप लोगों के, और लंबी खींचातानी जो उच्च न्यायालय में चली, और उच्च न्यायालय में लंबी खींचातानी के बाद अंततः सरकार को इस भर्ती को निरस्त करना पड़ा। तो इस बार ऐसा नहीं है, आप लोगों का परिणाम बहुत जल्दी निकलेगा, और जो जिन लोगों ने पिछली बार से इस बार और बहुत अच्छे अंक थे, पिछली बार भी थे, इस बार भी हैं, बहुत मेहनत उन लोगों ने की थी, उन लोगों का परिणाम निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में होगा। ऐसा मुझे विश्वास है। बाकी आप लोग सभी विश्वास बनाए रखिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा, और साथ-साथ में निश्चित रूप से 16 और 17 को जो माननीय उच्च न्यायालय में है, वहाँ पर हमको न्याय मिलेगा। तो ये कुछ आप लोगों के सवाल थे जो मैंने पूछे हैं। मैंने आप लोगों ने सवाल पूछे थे, मैंने जवाब देने का प्रयास किया है। ये तीसरा एपिसोड था, हो सकेगा आप लोगों के सवाल अगर ज़्यादा होंगे, तो फिर एक एपिसोड और बनाया जाएगा। लेकिन साथियों, एक मेरा निवेदन है आप लोगों से, वैसे मैंने कभी कहा नहीं है, फिर भी कह रहा हूँ, कि अगर आपको लगे कि मुझे चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैं पहली बार कह रहा हूँ, बाकी वीडियो में आप देख सकते हैं मैं कभी कहता नहीं हूँ। लेकिन आज इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग मैं 1000 सब्सक्राइब के पास पहुँच रहा हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके योगदान देंगे, ताकि इस मुहिम में, जो आंदोलन वाली मुहिम है, और इस मुहिम में यूट्यूब के माध्यम से हम अधिकांश लोगों तक सही जानकारी पहुँचा सकें। तो पुनः आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल रह जाता है, दरअसल मेरिट से संबंधित सवालों को नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें अलग-अलग विषयों के अलग-अलग मेरिट है, अलग-अलग पेपर हैं, इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा संभव नहीं है, कितने बोनस मिलेंगे, तो इसलिए ये थोड़ा मुश्किल भरा है। फिर भी मेरा नंबर है 97 60 10 26 37, ठीक है? 97 60 10 26 37। अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो ये 1-2 दिन का खाली टाइम था, इस खाली टाइम में मैंने आप लोगों के प्रश्नों को लिया। बाकी आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। लगातार लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करें। विनती है आप लोगों से। नमस्कार।